आइए, गुड इवनिंग। पेज नंबर 42, चैप्टर नंबर 4। आज हम लोग बात करेंगे शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर को लेकर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोलते हैं। तो कंपनी लॉ के हिसाब से दो टाइप का शेयर्स है, एक का नाम प्रेफरेंस शेयर्स, एक का नाम इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ऐसा शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है टू रिसीव डिविडेंड एंड टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब उनके पास प्रेफरेंशियल राइट है, प्रेफरेंस डिविडेंड के पास प्रेफरेंशियल राइट है। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर के पहले उसको मिलेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर के पहले किसको पैसा मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल रिपेमेंट भी पहले उसी को मिलेगा जब कंपनी बंद होने लगेगा तब। जब भी कभी कोई कंपनी को हम लोग बंद करने लगते हैं तो बंद करते समय ठीक है, यदि कैपिटल रिफंड करना होगा तो कैपिटल रिफंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का होगा, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स का होगा। डिविडेंड पे करते समय पहले डिविडेंड पेमेंट होगा किसका? प्रेफरेंस शेयर्स का, फिर किसका होगा? फिर इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में फ़र्क क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है? तो इक्विटी शेयर्स का रूल है इट इज द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो रिस्क कैपिटल है उसका नाम इक्विटी शेयर्स है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कंपनी का रिस्क कैपिटल नहीं है। मतलब किसी कंपनी का इक्विटी शेयर्स आप खरीदते हैं इसका मतलब कंपनी का रिस्क भी आप परचेज किए हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कंपनी का रिस्क कैपिटल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने से रिस्क नहीं होता है। एक कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स सिर्फ एक ही तरीके का हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स एक से ज़्यादा तरीके का हो सकता है, ठीक है। अ कंपनी मस्ट हैव इक्विटी शेयर्स। कंपनी के पास क्या होना चाहिए? कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स होना ही चाहिए, मस्ट हैव इक्विटी शेयर्स, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं भी हो सकता है, कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स नहीं भी हो सकता है। पर कंपनी के पास क्या होना जरूरी है? इक्विटी शेयर्स। कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स होना जरूरी है, ठीक है। पर कंपनी के पास क्या नहीं हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर्स नहीं भी हो सकता है। इक्विटी शेयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमेशा प्रेफरेंस से बड़ा होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी से कम होता है लेकिन फिक्स्ड रहता है। और उसका डिविडेंड रेट क्या होता है? उसका डिविडेंड का रेट जो होता है फिक्स रहता है, ठीक है। इट हैज नो प्रेफरेंस टू डिविडेंड। इसके पास क्या नहीं रहता है? डिविडेंड के को लेकर इसका अपना कोई प्रेफरेंस नहीं होता है। अपना कोई प्रेफरेंस का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड आपको देना ही पड़ेगा। इट हैज नो क्यूमुलेटिव राइट टू डिविडेंड। मतलब एक साल का इक्विटी डिविडेंड आप नहीं दे पाते हैं। मान लीजिए किसको कभी आप एक ईयर का इक्विटी डिविडेंड नहीं दे पाए, अगले ईयर आपको दोबारा उस पिछले साल वाला नहीं देना पड़ेगा, पिछले साल वाला आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में यदि एक ईयर का मिस करते हैं तो अगले साल आपको 2 साल का पेमेंट करना पड़ेगा। अगले साल आपको 2 ईयर्स का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। माने इक्विटी के पास वोटिंग राइट होता है पर प्रेफरेंस के पास क्या नहीं होता है? कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इक्विटी के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। जल्दी फास्ट गो थ्रू कर लीजिए। प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को जब डिविडेंड देने लगेगी तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड का पैसा मिलेगा।
रेडी? देखो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है? शेयर सर्टिफिकेट एक कंपनी इशू करता है। कोई भी कंपनी का शेयर्स आप खरीदिएगा तो कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देगा। शेयर सर्टिफिकेट वाला डॉक्यूमेंट में कंपनी का अपना स्टैंप लगा रहता है, कंपनी का अपना सील रहता है, ठीक है? उसमें ये स्पेसिफाई किया रहता है कि आपके पास कितना शेयर्स है, ठीक है? लेकिन ये कंपनी का इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रीमा फेसी एविडेंस। इसका मतलब किसी के पास शेयर सर्टिफिकेट है तो शेयर सर्टिफिकेट के बेसिस पर, ठीक है, वो शेयर्स अपना बेच नहीं सकता है। शेयर सर्टिफिकेट से सिर्फ ये पता चलता है कि आपके पास कितना शेयर्स है, आपके पास कितना शेयर्स है। ये बात ही देखना हो तो हम लोग क्या देखते हैं, शेयर सर्टिफिकेट देखते हैं। शेयर सर्टिफिकेट यदि खो जाता हो, ठीक है, यदि खो कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा यदि कंपनी आपका शेयर सर्टिफिकेट खो जाए या फिर मल्टीलेटेड डिफेक्ट या फट जाए या फिर कंपनी को आप सरेंडर कर देते हैं। ऐसे केस में कंपनी आपको नया शेयर सर्टिफिकेट देगा। शेयर सर्टिफिकेट में सिर्फ एक ही बात लिखा रहता है कि आपके पास कितना शेयर्स है, पता चल जाता है। यदि आपके पास डिपॉजिटरी अकाउंट है, डिपॉजिटरी अकाउंट का मतलब हम लोग बोलते हैं जो डीमैट अकाउंट, क्या बोलते हैं हम लोग, डीमैट अकाउंट है, तो शेयर सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। इन सच केस शेयर सर्टिफिकेट आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट, ठीक है? शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? शेयर द्वारा क्यों दिया, अच्छा अलग से क्वेश्चन दिया। शेयर्स का मतलब क्या शेयर सर्टिफिकेट होता है? आंसर है कि नहीं, आंसर है कि नहीं। शेयर्स अलग अलग होता है। मान लीजिए कंपनी का 20 शेयर्स करते हैं तो आप शेयर्स का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 20 तक होगा। एवरी शेयर्स का नंबर अलग होता है, ठीक है? एवरी शेयर्स का नंबर डिस्टिंक्ट होता है, एक दूसरे से अलग होता है। पर 20 शेयर्स के बदले कंपनी यदि आपको सर्टिफिकेट देना चाहे तो कंपनी आपको एक ही डॉक्यूमेंट में लिख के दे देगा कि आपके पास इतना नंबर से इतना नंबर शेयर्स आपके पास है, इतना नंबर से शेयर्स इतना नंबर तक आपके पास में है। इसका शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर्स दो डिफरेंट चीज है, ठीक है? शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? देखिए जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन के समय एक क्लॉज होता है, इसका नाम होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में कंपनी को बताना पड़ता है कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, कंपनी का जो कैपिटल है वो कितना होगा, ये उसको बताना पड़ेगा, ठीक है? ये बात वो कहाँ लिखेगा, ये बात कहाँ लिखेगा वो, ये बात वो लिखेगा कैपिटल क्लॉज में। कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल लिखा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है, यदि ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ है, ऑथराइज कैपिटल का मतलब कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी का ये मैक्सिमम कैपिटल है। कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ये कंपनी का क्या है? मैक्सिमम कैपिटल है, ठीक है? मैक्सिमम कैपिटल क्या कहना है कंपनी का? ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल किसको बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल का जो पार्ट कंपनी मार्केट में बेचता है उस पार्ट को लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है? ऑथराइज कैपिटल का जो पार्ट कंपनी कहाँ बेचता है, जो पार्ट कंपनी मार्केट में बेचता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है? सब्सक्राइब कैपिटल किसको बोलते हैं? मान लीजिए कंपनी के पास, ऐसे समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो बताया कि उसका मैक्सिमम कैपिटल 1 लाख शेयर्स है। मैक्सिमम कैपिटल कितना उसका? 1 लाख शेयर्स। इसका मतलब ऑथराइज कैपिटल हो गया 1 लाख शेयर्स। ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख शेयर्स। अब उस 1 लाख शेयर्स में से कंपनी यदि 80,000 शेयर्स मार्केट में बेचता है तो इशूड कैपिटल कितना होगा? 80,000 शेयर्स, ठीक है? उस 80,000 शेयर्स में से मान लीजिए जब पब्लिक को 80,000 शेयर्स बेचा गया तो पब्लिक सिर्फ 60,000 शेयर्स खरीदा, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा? 60,000, ठीक है? पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए कॉल्ड अप कैपिटल किसको बोलते हैं? मान लीजिए एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, ठीक है? जिसमें आपको ना 3 रुपये एप्लीकेशन पे देना है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे देना है, 4 रुपये आपको फाइनल कॉल में देना है। तो कंपनी से आपसे एप्लीकेशन का पैसा लेता है तो कॉल्ड अप वैल्यू 3 रुपया हुआ। कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा भी जब मांगेगा तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 रुपया हो जाएगा। कंपनी आपसे कॉल का पैसा मांग लेगा तो 3 + 3 + 4 10 रुपया फुल्ली कॉल्ड अप हो जाएगा, ठीक है?
पेड का मतलब जो कंपनी जब आपसे मांग लिया पैसा, इसके बाद कोई शेयर होल्डर कंपनी को पैसा नहीं देता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल सिनेरियर। इसका मतलब पेड अप कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल सिनेरियर को लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा पेड अप कैपिटल हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं लगेगा, रिकॉर्ड दिया हुआ है, ये लो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 50 में बताया गया है कि कोई भी किसी भी पर्सन से कंपनी चाहे तो पूरा पैसा, मतलब कोई भी शेयर होल्डर चाहे तो अपना पूरा पैसा कंपनी का बिना मांगे हुए कंपनी को पे कर सकता है। मतलब मान लीजिए एक शेयर्स का एप्लीकेशन का 3 रुपया है, अलॉटमेंट का 3 रुपया है एंड कॉल्स का कितना 4 रुपया। कंपनी आपसे एप्लीकेशन का मांगा 3 रुपया, ठीक है। जब शेयर्स आपका अलॉट हुआ तो आप क्या किए, 3 रुपया दिए ही दिए, साथ में 4 रुपया भी कंपनी को आप दे दिए। इसका मतलब बिना मांगे हुए कंपनी को आप पैसा दे सकते हैं। आपका जो ड्यू है शेयर्स का वो पूरा पैसा कंपनी को आप पे कर सकते हैं। कंपनी उसको बोलता है कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस के बेसिस पर याद रखना कभी कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा आपको? कॉल्स इन एडवांस के बेसिस पर आपको क्या नहीं मिल सकता है? वोटिंग राइट नहीं मिल सकता है। ठीक है। रिजर्व कैपिटल किसको बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल मतलब ये शेयर कैपिटल का वो पार्ट है, ये शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी तब बुलाएगा जब कंपनी वाइंड अप करेगा। क्या करेगा कंपनी? वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब कंपनी जब बंद होगा। मतलब ये अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब मान लीजिए शेयर्स का दाम है 10 रुपया, कंपनी 7 रुपया बुला चुका है, बचा है कितना? 3 रुपया। ये 3 रुपया कंपनी आपसे तभी मांगेगा जब कंपनी वाइंड अप में जाएगा। वाइंड अप मतलब जब कंपनी बंद होने लगेगा। ऐसा बात कंपनी कभी बोल के रखा है, उस 3 रुपया का नाम क्या होगा? रिजर्व कैपिटल। क्या नाम होगा उसका? रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व किसको बोलते हैं? यदि कंपनी का जो कोई कैपिटल प्रॉफिट हो, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो एक बार होता हो, ऐसा प्रॉफिट जो एक बार होता हो, वो प्रॉफिट को कंपनी क्या करेगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कंपनी उसको ट्रांसफर कर देगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व। जैसे कंपनी कोई शेयर्स फॉरफिट करता है, फॉरफिट करने के बाद जब रीशू करेगा, रीशू के बाद यदि कंपनी का कुछ प्रॉफिट हो जाता है, क्या हो जाता है? कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, कंपनी उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। वोटिंग राइट मतलब जब भी कोई कंपनी का शेयर्स आप खरीदिएगा तो आपके पास क्या होगा? आपके पास वोटिंग राइट आ जाएगा। मतलब कंपनी में आप वोट कर सकते हैं। कंपनी का जब मीटिंग होगा तो मीटिंग के समय आप अपना वोट, अपना विचार आप रख सकते हैं। ठीक है। ये वोटिंग राइट सिर्फ किसके पास रहेगा? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर भी आपका क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप होना चाहिए। पार्टली पेड शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है। सेक्शन 50 वाला बात ऊपर लिखे थे, बात फिर नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल और ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप। मतलब जो पार्ट कंपनी शेयर्स का कॉल नहीं किया है, कंपनी क्या वो पार्ट रिसीव कर सकता है? आंसर है कि हाँ रिसीव कर सकता है। उसी पार्ट का नाम हम लोग क्या रखते हैं? कॉल्स इन एडवांस। लेकिन कॉल्स इन एडवांस के बेसिस पर आपको वोटिंग राइट अलॉट नहीं होगा। आपको वोटिंग राइट अलॉट नहीं होगा। ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 10 नहीं 11 से शुरू करेंगे। यहाँ पे गो थ्रू कर लीजिए।
हेडिंग देखिए, लीगल प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज अलॉटमेंट का लीगल प्रोविजन क्या है? सिक्योरिटीज अलॉटमेंट का मतलब कंपनी जब शेयर्स अलॉट करता है तो उसका लीगल रूल्स क्या है। देखिए ना, अभी LIC का IPO आया था ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना शेयर्स बेचा है ना, इसका मतलब शेयर जो बेचा होगा, बेचने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो LIC तो बहुत बड़ा कंपनी है, उसके पास तो ओवर सब्सक्रिप्शन तुरंत हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब सभी लोग उसका शेयर खरीदना चाहेगा, क्योंकि तो लोगों को पता है कि उस कंपनी डूबने वाला नहीं है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा कोई कंपनी होता है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सबसे पहले उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन में पहुंचना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मान लीजिए आप 1 लाख शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आपको 90,000 90% शेयर्स का एप्लीकेशन मिलना चाहिए। आपको 90% शेयर्स का एप्लीकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहला कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटमेंट करने का कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन है कि आपको क्या मिलना चाहिए? आपको मिनिमम शेयर्स आपको मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलना चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको मिलेगा तभी आप शेयर्स बेच सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन का जो पैसा है वो आपको चेक से लेना पड़ेगा, कैश अलाउड अब नहीं है। एक समय था जब शेयर्स लोग कैश से खरीदा करता था, अब शेयर्स में आप क्या नहीं लगा सकते हैं? नगद पैसा आप नहीं लगा सकते हैं। आपके पास बैंक में जो पैसा है उसको आपको इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब कैश आपके पास है भी तो आप पहले बैंक में लगाइए, उसको कहाँ रखिए? बैंक में, और फिर उसको इन्वेस्ट करिए, ठीक है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? कंपनी आपसे जो पहली बार पैसा मांगेगा कम से कम कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली कितना परसेंट होना चाहिए? 5। किसका 5%? फेस वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू का, फेस वैल्यू का। कंपनी का शेयर्स का दाम 10 रुपया यदि होता है तो 10 रुपया का 5% मतलब 50 पैसा कम से कम एप्लीकेशन का पैसा होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं। किसी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, इफ अ कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब उसको क्या नहीं मिलता? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 डेज के अंदर नहीं मिलता है तो कंपनी क्या करेगा? अपना सारा पैसा रिटर्न कर देगा। लोगों को सारा पैसा क्या करेगा? सारा पैसा कंपनी लोगों को रिटर्न कर देगा, ठीक है। फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार, मतलब किसको कितना शेयर्स आप अलॉट किए हैं इसका इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, इफ अ कंपनी फेल्स टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन का पैसा आप लिए हैं कि आप वापस नहीं कर पाते हैं, फेल्स टू अलॉट एप्लीकेशन मनी, ठीक है, टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु आर इन डिफॉल्ट इज लायबल टू पे पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट, 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से, ठीक है, ड्यूरिंग व्हिच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 1 लाख रुपया मैक्सिमम फाइन लगेगा। इसका मतलब यदि आप शेयर होल्डर से, आप लोगों से पैसा लिए हैं शेयर्स बेचने के लिए, उसको अब शेयर्स नहीं दे पाते हैं तो पैसा उसको क्या करना पड़ेगा? तुरंत रिफंड करना पड़ेगा, तुरंत आपको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। पैसा रिफंड करने में डिले होने से 1 दिन का 1,000 रुपया पेनाल्टी लगेगा, 1 दिन का 1,000 रुपया पेनाल्टी लगेगा, और मैक्सिमम कितना लगेगा आपका? 1 लाख रुपया, मैक्सिमम कितना लगेगा? 1 लाख रुपया पेनाल्टी लगेगा, ठीक है। फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन, मतलब यदि मान लीजिए आप कंपनी का शेयर्स खरीदे हैं, एप्लीकेशन का पैसा दिए हैं, पर बाद में आप पैसा देने से आप पैसा टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप एप्लीकेशन का पैसा दिए हैं पर अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा आप नहीं दिए। ऐसे सिचुएशन में कंपनी आपका शेयर्स को क्या करेगा? शेयर्स को फॉरफिट कर लेगा, शेयर्स आपका कैंसिल कर देगा, ठीक है। और आपने जो कंपनी को पैसा दिया है पैसा आपको वापस भी नहीं करेगा, ठीक है। जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए।
आइए, स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको बोलते हैं? सेक्शन 54, सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी का, स्वेट का मतलब होता है पसीना, ठीक है। इक्विटी मतलब जो कंपनी के लिए पसीना बहाता है, कंपनी उसको अपना शेयर्स बेचता है, कंपनी उसको क्या करता है? शेयर्स बेचता है। देखिए जो LIC का IPO आया था, इसमें भी सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स LIC अपने स्टाफ को दिया है, फ्री में नहीं दिया है, उसको कम पैसा में देता है, उसको कम रेट में दिया, मतलब बाकी को जो रेट में देगा उसको उससे कम रेट में देगा। इसका मतलब स्वेट इक्विटी का मतलब होता है जब कंपनी अपना डायरेक्टर्स को, कंपनी अपना एम्प्लॉय को शेयर्स बेचता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी चाहे तो डिस्काउंट में बेच सकता है, कंपनी चाहे डिस्काउंट में बेच सकता है, या फिर कोई भी कंसिडरेशन अदर देन कैश। मान लीजिए कोई आपका स्टाफ है, वो ना कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप कर दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब रिसर्च करके कोई सॉफ्टवेयर निकाल दिया, आप ही का कंपनी में स्टाफ है, आप उसको बोले कि काम करो सॉफ्टवेयर हमको दे दो, सॉफ्टवेयर कंपनी को दे दो, कंपनी वो सॉफ्टवेयर आपको दे देता है, कंपनी को सॉफ्टवेयर दे देता है, उसके बदले में कंपनी को उसको शेयर्स देता है, उस शेयर्स का नाम क्या होगा? स्वेट इक्विटी, ठीक है। उसके बदले कंपनी उससे पैसा नहीं लेगा, ठीक है। स्वेट इक्विटी का रूल्स क्या है? तो स्वेट इक्विटी का रूल्स, सबसे पहला रूल, वही शेयर्स स्वेट इक्विटी में दे सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बिका हुआ है, मतलब जो क्लास ऑफ शेयर्स कंपनी एक बार बेच चुका है, जो क्लास ऑफ शेयर्स कंपनी एक बार बेच चुका है, वही क्लास ऑफ शेयर्स कंपनी द्वारा मार्केट में द्वारा स्वेट इक्विटी में दे सकता है। इसका मतलब फ्रेश ऐसा शेयर जो मार्केट में किसी को बेचा ही नहीं गया है, उस तरह का शेयर्स आप किसको नहीं दे सकते? अपने स्टाफ को नहीं दे सकते। इसका मतलब जिस तरह का शेयर्स आपको स्वेट इक्विटी में देना हो, उस तरह का शेयर्स पहले आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा, फिर सेम क्लास ऑफ शेयर्स आप क्या कर सकते हैं? अपने स्टाफ को दे सकते हैं। जो सेट इक्विटी आप दीजिएगा तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको स्पेशल SR का मतलब स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजुलेशन का मतलब 75% वोटिंग पावर से आपको पास करना पड़ेगा। उस स्पेशल रेजुलेशन में आपको निकालना पड़ेगा कि कितना शेयर्स आप बेचना चाहते हैं, उसका मार्केट प्राइस कितना है, आप उन लोग से कितना पैसा लीजिएगा, ठीक है। एंड द क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय टू हुम इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड। आज जिसको आप बेच रहे हैं उसको किसको कितना शेयर्स आप बेच रहे हैं आपको बताना पड़ेगा स्पेशल रेजुलेशन में। इसका स्पेशल रेजुलेशन में मतलब स्वेट इक्विटी बेच, एक सेकंड, स्वेट इक्विटी बेचीगा तो स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ शेयर्स बेचना है, किस प्राइस में बेचना है और कितना कंसिडरेशन है। 1 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब प्रोसेस जो है 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आप लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, तो शैल कंप्लाई विद द रेगुलेशन मेड बाय SBI का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप अनलिस्टेड कंपनी है तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन एप्लीकेबल टू स्वेट इक्विटी, सबसे पहला सेम प्रोविजन एप्लीकेबल मतलब द राइट लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर शैल अप्लाई टू स्वेट इक्विटी। मतलब जो स्टाफ लोग स्वेट इक्विटी शेयर खरीदेगा उनके पास सेम राइट सेम पावर रहेगा जो बाकी लोग खरीदेगा उसका, ठीक है। इसका मतलब वो भी एक तरह का शेयर होल्डर कहलाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके पास ही वोटिंग राइट होगा, ठीक है। ओवरराइडिंग इफेक्ट्स, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 शैल अप्लाई नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड टू सेक्शन 54। मतलब जो सेक्शन जो ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब सेक्शन 53 में बताया हुआ है कि शेयर्स को आप डिस्काउंट में नहीं बेच सकते हैं, शेयर्स को डिस्काउंट में आप नहीं बेच सकते हैं। सेक्शन 54 में बताया गया है कि आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स बेचना हो तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट में बेच सकते हैं। सेक्शन 54 पहले बोल दिया है कि कोई भी शेयर डिस्काउंट में नहीं बिकेगा,
कोई भी शेयर डिस्काउंट में नहीं बिकेगा। ठीक है, ये शेयर्स आप डिस्काउंट में नहीं बेचना, आपको नहीं बेचना हो। ठीक है, ऐसा हो कि शेयर्स आपको डिस्काउंट में, नॉर्मल शेयर डिस्काउंट नहीं बेच सकते हैं, नॉर्मल शेयर्स आप डिस्काउंट में नहीं बेच सकते हैं, पर स्वेट इक्विटी आप डिस्काउंट में बेच सकते हैं। जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए। सेक्शन 53 में बोला है कि कोई भी शेयर डिस्काउंट में नहीं बिक सकता है। 54 बताया गया है कि स्वेट इक्विटी डिस्काउंट में आप बेच सकते हैं। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, सिंपल सा बात है, उतना कोई माथापेची नहीं, ध्यान से बात समझना। शेयर्स बेचिएगा ट्रांसफर कहलाता है, शेयर्स बेचिएगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर। अब मान लीजिए किसी के पापा के मरने के बाद शेयर जब उसको मिलेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब शेयर्स को बेचना, ट्रांसमिशन का मतलब इनहेरिटेंस से शेयर्स मिलना। ठीक है, यदि आपको शेयर्स इनहेरिटेंस से मिलेगा, किससे मिलेगा? इनहेरिटेंस से मिलेगा, तो समझ जाना उसमें क्या होगा, कि उसमें क्या होता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में ध्यान क्या रखना है? ठीक है, तो ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज अ वॉलंटरी एक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टी के बीच में लेन देन होता है तो ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन बाय लॉ होता है, जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उसका जो लीगल हायर है उसको शेयर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, द एग्जीक्यूटेड ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर डीड इज नेसेसरी, मतलब ट्रांसफर केस में आपको ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा, मतलब उसको लिख के देना पड़ेगा कि आप ये शेयर्स, इतने नंबर का शेयर्स इसको बेचे हैं। पर ट्रांसमिशन में ऐसा कोई डीड बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, पर ट्रांसमिशन केस में कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता है। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब जब भी शेयर्स का ट्रांसफर होगा तो पैसा लेन देन करने के बाद ही ट्रांसफर होगा, और ट्रांसमिशन में कोई पैसा का लेन देन नहीं होता है। ठीक है, बिना कंसिडरेशन का आपके नाम में शेयर्स ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्वेश्चन राइट होता है कि शेयर्स इशू करते समय क्या कंपनी किसी ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर को या किसी कंपनी को प्रेफरेंस के तौर पर शेयर्स अलॉट कर सकता है? आंसर है कि हाँ। ठीक है, कंपनी किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कंपनी को, किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट को, किसी प्रमोटर को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी बायर ऑफ इस प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोडक्ट को, ठीक है, कंपनी प्रेफरेंस के तौर पर उसको कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकता है। कंपनी की प्रेफरेंस में शेयर्स अलॉट करेगा तो हमेशा कंपनी एक लॉकिंग पीरियड रखेगा। लॉकिंग पीरियड कम से कम 3 महीने का होता है। 3 महीने का लॉकिंग पीरियड का मतलब होता है कि आपको जो शेयर्स यदि अलॉट होता है, आपको शेयर्स यदि अलॉट होता है तो आप शेयर्स किसी और को बेच नहीं सकते हैं, किसी और को आप 3 महीने तक किसी और को बेच नहीं सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम होता है शेयर्स अलॉटमेंट करने का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, डिबेंचर एंड शेयर्स में क्या फर्क होता है? शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर्स मतलब कंपनी का ओनरशिप होता है, उसको बोलते हैं शेयर्स। कंपनी मार्केट से लोन लेता है, उसका नाम है डिबेंचर। उसका नाम क्या है? डिबेंचर। कंपनी मार्केट में शेयर्स बेचेगा तो उसका नाम ओनरशिप बेचेगा तो उसका नाम शेयर्स। और कंपनी मार्केट से लोन लेगा तो उसका नाम क्या होगा? डिबेंचर। ध्यान रखना, सबसे पहला शेयर्स एक तरीका है जिस तरीका से हम लोग मार्केट से कैपिटल रेज कर सकते हैं। डिबेंचर एक तरीका है जिससे मार्केट से हम क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर को
शेयर्स बेचने पर प्रॉफिट होने पर शेयर होल्डर को हम क्या देंगे, डिविडेंड। पर प्रॉफिट हो ना हो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, डिविडेंड जो होता है शेयर होल्डर को जो आप पैसा दीजिएगा उसका नाम डिविडेंड होता है। डिविडेंड हमेशा आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, पर डिवेंचर केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। मतलब डिवेंचर इंटरेस्ट पीएल में जाएगा और शेयर्स का जो डिविडेंड होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है पर डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, व्हेन अ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज रिफंडेड ओनली इफ सरप्लस अमाउंट एग्जिस्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ अदर ड्यूज। कंपनी कभी कोई बंद होने लगता है तो पहले सब बाहर वाले को पैसा दिया जाएगा, फिर पैसा बचेगा तो शेयर होल्डर को वापस मिलेगा। लेकिन ऐसा बात डिवेंचर होल्डर के साथ नहीं होता है। कंपनी बंद करिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर को पैसा पहले देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी अपना शेयर से खरीदता है मार्केट से, उसको बाईबैक या रिडम्पशन बोलते हैं। ठीक है, कंपनी यदि अपना ही डिवेंचर खरीदता है मार्केट से तो उसको रिडम्पशन बोलते हैं। ठीक है, शेयर्स आर नॉट रिपेबल एक्सेप्ट स्पेशल, मतलब कंपनी एक बार शेयर्स बेच देता है तो शेयर्स का पैसा कंपनी वापस नहीं करता है। शेयर्स का पैसा आपको चाहिए, आपको यदि शेयर्स वापस करना किसी और को बेच दीजिए, कंपनी आपसे वापस नहीं लेगा। पर डिवेंचर का एक लाइफ होता है, सर्टेन टर्म के बाद, सर्टेन समय के बाद डिवेंचर होल्डर को पैसा कंपनी वापस करेगा। शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो शेयर्स फॉरफिट होगा। शेयर्स क्या होगा, फॉरफिट होगा। डिवेंचर होल्डर पैसा नहीं देगा। ठीक है, डिवेंचर कोई फॉरफिचर नहीं होता है। जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए।
एक और लड़की आ रही है, वो उसका नंबर है आपके पास? किसी के पास क्या? उसी में रहती है, सुमन नंबर है किसी के पास? अपना नंबर भी दिखवाइए। ठीक है, हम लोग यहीं तक रखेंगे आज। ठीक है, सुनिए, हम तो कल चले जाएंगे बाहर ना। ठीक है, और मेरा ज़्यादा चांस है आने का ना जून फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो हम जैसे आने से पहले, हम 2 दिन पहले हो सकता है आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे क्लास की। आप ऐसी ज़्यादा चांस है, यदि मान लीजिए हम 31 को आ जाते हैं तो 1 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 1 जून से। और 31 को नहीं आते हैं तो आप लोग 8 जून से स्टार्ट होगा क्लास। ठीक है, क्या चांस है 1 को या 8 से स्टार्ट हो जाएगा? तो किसका देखिए